हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम ये है करंट अफेयर्स। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट है हमारी myupsc.in, इस पे भी विजिट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 30% का ऑफ चल रहा है और ये 30% का जो डिस्काउंट है ये 29 मार्च 2025 तक ही है। उसके बाद फिर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर आप लोग कहते हैं एग्जाम में 10 दिन है, प्राइस कम कीजिए, तो अभी ये कम कर रखा है, फिर आप बाद में नहीं हो पाता है। लेट्स बिगिन। राइट टू प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक व मानवाधिकार है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार है, अब ये मूल अधिकार नहीं लेकिन संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि संपत्ति का अधिकार क्या था। पहले फंडामेंटल राइट्स में था, मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। फिर इसमें 44वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन किया 1978 में, और उसके बाद ये मूल अधिकार नहीं रहा। और अभी प्रेजेंट में क्या है, आर्टिकल जो 300A है, इसके तहत संवैधानिक अधिकार और जो कल्याणकारी राज्य में मानवाधिकार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं लेकिन संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार है। तो ये ना तो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है और मानवाधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स इनटू फोर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है 27 जनवरी 2025 से। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, और उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड ने। और इसमें क्या है, सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करना, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सभी को समान अधिकार सुनिश्चित करना। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो या तो कि पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, कब लागू हुआ, 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। लेकिन ये जो यूसीसी है उत्तराखंड में लागू किया है, ये अनुसूचित जनजातियों पे लागू नहीं है। अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के सभी पे लागू है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे लागू नहीं है। किस पे नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, बाकी सभी पे लागू है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। मणिपुर में पिछले लगभग 21 महीनों से अनरेस्ट चल रहा था, हिंसा की वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है। कब लगाया है, 13 फरवरी 2025 को ये राष्ट्रपति शासन लगाया है। और जो विधानसभा थी, विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। कब तक, 2027 को इसका टेन्योर था, 2027 तक कार्यकाल था इसका विधानसभा का, अब इसको निलंबित कर दिया है। किसके तहत लगाया है ये प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के तहत लगाया है। राज्य में जो लगाते हैं आर्टिकल 356 के तहत, इससे क्या होगा, सभी सरकारी विभाग और शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन चली जाएंगी। किसके अधीन चली गई, राष्ट्रपति। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो पावर वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट टू बी सेटअप इन द कंट्री। देश में राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान की स्थापना होगी। देश में राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान स्थापित होगा, और ये संस्थान का क्या टारगेट है, अचीव करना है नेट जीरो 2070 तक, 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने में ये भारत का समर्थन करेगा। यही है राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान। और ये नीति आयोग एनालाइज करेगा, फ्रेमवर्क मैकेनिज्म जो भी होगा, नीति आयोग जो संभावित राष्ट्रीय हरित वित्त पोषण संस्थान है उसके संचालन के लिए जो संरचना तंत्र है उसका विश्लेषण कर रहा है नीति आयोग। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन। देखिए, यूनानी चिकित्सा में नवाचारों पे ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है।
यूनानी चिकित्सा में नवाचारों पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका विषय क्या था? एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, वे फॉरवर्ड, आगे की राह। और आयोजन था ये केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRM का, और इसको इनॉग्रेट किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 8th पे कमीशन। 8वें वित्त आयोग के गठन की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 16 जनवरी 2025 को 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके गठन की मंजूरी दे दी है। अब इसमें क्या होगा? जो 8वां पे कमीशन है, 8th पे कमीशन, इसमें क्या कंपोजिशन होगी? एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर और होंगे। चेयरमैन और 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे इसमें। और ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ये। और इससे पहले कौन सा था? 7वां वेतन आयोग, जो 2016 में था, और ये 2026 तक वैलिड रहेगा। और जो 8वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन, ये सरकार ने आधिकारिक रूप से लागू किया है। यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगी। और इसको जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। आप इसमें एनपीएस को भी जारी रख सकते हैं या एनपीएस की जगह यूपीएस का भी विकल्प चुन सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर रिवीजन ऑफ WPI बेस ईयर, ये WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो बेस ईयर है, इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कई टेस्ट जो करवाए हैं आपको, प्रैक्टिस टेस्ट, उनमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था कि ये रिवीजन होने वाला है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदल के 22-23 करने का कार्य के लिए ही ये समूह का गठन किया है। जो WPI आधार वर्ष है उसमें संशोधन के लिए कार्य समूह का जो गठन किया है वर्किंग ग्रुप का, वो क्या करेगा? 2022-23 करने पे ही इस पे काम करेगा। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहे हैं जो नीति आयोग के मेंबर हैं, रमेश चंद। नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इसकी भूमिका क्या रहेगी? रोल क्या रहेगा? इसका जो रोल है ये रहेगा आधार वर्ष 2022-23 के लिए WPI और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, उत्पाद मूल्य सूचकांक, इसकी जो कमोडिटी है बास्केट पे सुझाव देना, ये है। मौजूदा अभी एग्जिस्टिंग क्या है? 2017 से लागू हुआ था, जो बेस ईयर है 2011-12 है। इसमें 697 आइटम है। प्राथमिक वस्तु 117 है, ईंधन और बिजली 16 है, विनिर्मित उत्पाद 564 है। पीपीआई की बात करें अगर हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? एक एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंज ओवर द टाइम इन प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, उत्पाद मूल्य सूचकांक। उत्पाद मूल्य सूचकांक क्या होता है? घरेलू उत्पादों को जो मिली कीमत है उनमें समय के साथ परिवर्तन मापने वाला संकेतक है ये। और इसको पब्लिश कौन करता है? पीपीआई को यूएस मंथली बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स द्वारा ये मंथली बेसिस पे जारी किया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना 1 जनवरी 2025 से सरकार ने लागू की है। एक राष्ट्र एक मेंबरशिप, इसका उद्देश्य क्या है? जो शोध पत्र हैं, पत्रिका हैं या जो शैक्षणिक सामग्री है, एकल सदस्यता के माध्यम से निर्बाध डिजिटल लोगों तक पहुंचे, ये है। और इसके लाभार्थी कौन है देश में? जो देश भर के छात्र हैं, शोधकर्ता है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, ये इसके बेनिफिशरीज हैं। स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो ये ध्यान रखना, वन नेशन वन मेंबरशिप कब से लागू हुई है? 1 जनवरी 2025 से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में।
इसका जो कवरेज है इसमें 1.8 करोड़ से ज्यादा जो छात्र हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जो प्रकाशित शोध पत्रों तक उनकी पहुंच प्राप्त करेंगे। पहले चरण में इसमें 13,400 इंटरनेशनल जर्नल्स को इसमें उपलब्ध हैं। इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन भी है, बजट है 6,000 करोड़ का 3 साल के लिए, एनुअल भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है 150 करोड़ का फॉर पब्लिकेशन इन गुड क्वालिटी ओपन एक्सेस के लिए। तो इसमें 3 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ का बजट दिया है और अच्छी गुणवत्ता वाली जो ओपन एक्सेस पत्रिकाएं उनमें प्रकाशन के लिए भी 150 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता भी दी गई है। वन नेशन वन मेंबरशिप। ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल, ये है टीम। तो ये टीम ध्यान रखिएगा। अब ये किसने शुरू किया है टीम? ये एमएसएमई जो मंत्रालय है उसका है टीम। इसका क्या उद्देश्य है? एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स अपनाने में सहायता करना, यही इसका उद्देश्य है, टू हेल्प एमएसएमई अडॉप्ट डिजिटल कॉमर्स। और इसमें 5 लाख एमएसएमई को प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। जो ये इनका ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है उससे 5 लाख एमएसएमई को जोड़ना, यही इनका उद्देश्य है। टियर 2 और टियर 3 शहरों की जो महिला उद्यमी है उनको समर्थन देना, ये ध्यान रखना है। टीम किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र है। अब ये परियोजना कहाँ पे है? जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत ये जो पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र है ये बनाया है पुदमिद्का विशाखापट्टनम में है। ये ध्यान रखना है आपको। पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर कहाँ पे, इसको परियोजना स्थल इसका कहाँ किया है शिलान्यास? 8 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका फाउंडेशन किया है, इसका शिलान्यास किया है। और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ही स्थापित पहला केंद्र है। और इसको विकसित कौन करेगा? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको डेवलप करेगा। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र कहाँ है? पुदमिद्का विशाखापट्टनम। 8 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका शिलान्यास किया है। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का पहला केंद्र है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको डेवलप करेगा, विकसित करेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कैशलेस उपचार योजना, ये किसने शुरू की है? यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जो भी यहाँ करवाए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है कि कोई जो काम की नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी जो बेस्ट है वही लेके आए हैं आपके लिए। कैशलेस उपचार योजना, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की है। और इसका क्या उद्देश्य क्या है? पर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसके लिए? जो सड़क दुर्घटना पीड़ित हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो सड़क दुर्घटना में से पीड़ित हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब इसमें फ्री ट्रीटमेंट है अप टू 1.5 लाख रुपए तक का 7 दिन के लिए। 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है, बशर्ते उसमें क्या है, दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जाए। हिट एंड रन के जो मामले हैं उसमें भी जो मृतक है उनके परिवारों को 2 लाख रुपए की इसमें राशि देने का है। और इसका प्रबंधन कौन करेगा? इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? इसको इम्प्लीमेंटेशन बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी थ्रू द आईटी प्लेटफॉर्म। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके द्वारा आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो कैशलेस उपचार योजना केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये इसकी शुरुआत की है। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA स्कीम, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। है कब से लागू होगी? और इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक कट या जो पॉलिश किए गए हीरे हैं उनका शुल्क मुक्त आयात को बढ़ावा देना। इसमें आयात को बढ़ावा देना है और शुल्क मुक्त आयात को, जो कट और पॉलिश किए हुए नेचुरल डायमंड है उनके लिए है ये। एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार कर दिया है 2025-26 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है इसको 2025-26
तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए बजट भी रखा है 69,515 करोड़ का। नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और ये इसकी घोषणा की गई थी जो जुलाई में बजट आया था। जुलाई में जो बजट आया था, जैसे ही जनरल इलेक्शन हुए थे जून में, उसके बाद में जो बजट आया था जुलाई में, उसमें इसकी घोषणा की थी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की। एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है। इसमें 100 करोड़ तक की क्रेडिट सुविधाएं हैं, 100 करोड़ तक की, और इसमें 60% गारंटी कवरेज है जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की कंपनी है उसके द्वारा दिया जाएगा। इसमें क्या है, ऋण का जो 75% है मशीनरी और उपकरणों पे खर्च करना जरूरी है आपको। ये है एमएसएमई का, ये है। पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम, पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की है जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने 6 जनवरी को इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, 500 से ज्यादा जो महिला पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनको संविधान और संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं उनकी जानकारी देना। जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है 500+ महिला जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनको संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना। और इसमें विशेषता क्या है, जो आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया है। और ये 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है उन्होंने भाग लिया था इसमें। और इसका आयोजन जो लोकसभा सेक्रेटरीट है, लोकसभा सचिवालय, उन्होंने ही इसका आयोजन रखा था। इंडिया रैंक 6th इन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट। देखिए ये भारत वस्त्र और परिधान निर्यात में 6ठे स्थान पर है। वैश्विक बाजार में योगदान भारत का कितना है, इसमें 3.9% है। भारत में कुल निर्यात में योगदान कितना है, 8.21% है। अब इसका मुख्य निर्यात कहाँ है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ही होता है ज्यादातर। जो भारतीय वस्त्र और परिधान है उनका निर्यात 47% अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में होता है। मिशन मौसम, मिशन मौसम है, इसकी शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर ने 14 जनवरी 2025 को। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत को मौसम और जलवायु के प्रति तैयार राष्ट्र बनाना, वेदर और क्लाइमेट के प्रति राष्ट्र को तैयार करना, ये है इसका। इसमें जो टेक्निकल इनिशिएटिव है, हाई रिजोल्यूशन वायुमंडल का अवलोकन करना, या फिर अगली पीढ़ी के जो रडार और उपग्रह हैं वो, या फिर जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स हैं वो इसमें टेक्नोलॉजी यूज ली जा रही है। और इसका मेन लाभ किसको मिलेगा, एग्रीकल्चर, या फिर जो आपदा प्रबंधन है, रक्षा है, पर्यावरण, विमान, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, शिपिंग, इन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है मिशन मौसम को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में कि मिशन मौसम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, वो इसको कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा जो IITM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और तीसरा है इसमें नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये 3 एजेंसी हैं जिनका संबंध मिशन मौसम से है। PLI स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्टील। देखिए इसमें स्पेशलिटी स्टील के लिए है PLI योजना, और इसकी शुरुआत की है 6 जनवरी 2025 से, जो केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना। हम स्टील काफी लेते हैं, कनाडा वगैरह, US वगैरह, ये इसीलिए ही इश्यू क्रिएट करते हैं क्योंकि हम स्टील काफी इंपोर्ट करते हैं।
तो PLI स्कीम 1.1 स्टील। एम्पावर बिज द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों की उड़ान। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के आ जाते हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। एम्पावर बिज, इसकी शुरुआत की है नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता मंच है, नीति आयोग का जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, उसने की है इसकी शुरुआत। जो अंडर द अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम शुरू किया है इसके तहत। इसमें साझेदार कौन है? न्यू शॉप, न्यू शॉप इसमें पार्टनर है। भारत की सबसे बड़ी 24/7 कन्वीनियंस रिटेल चेन है न्यू शॉप। इंडिया की लार्जेस्ट 24/7 कन्वीनियंस रिटेल चेन है ये न्यू शॉप, ये इसमें पार्टनर है। इसका उद्देश्य क्या है? जो महिला उद्यमी है उनको संगठित रिटेल सेक्टर में सफलता के लिए कौशल और संसाधन प्रदान करना है, स्किल और रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये किसका है? एम्पावर बिज द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, नीति आयोग का जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसने लॉन्च किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया है 14 जनवरी 2025 को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुरुआत कब हुई है? 14 जनवरी 2025 को। अच्छा, राष्ट्रीय जो हल्दी बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी शुरुआत हुई है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? इसके अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, गोल्डन स्पाइस के नाम से प्रसिद्ध है ये। भारत पूरी दुनिया में, इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। 62% शेयर है ग्लोबल ट्रेड में। हल्दी का जो ट्रेड होता है उसमें 62% वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। और ये अभी 20 स्टेट्स में इसको शुरू किया है। 20 स्टेट्स में फोकस रखा जाएगा इसमें शुरुआत में। वन नेशन वन पोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट का भी शुभारंभ हो चुका है। 27 फरवरी 2025 को वन नेशन वन पोर्ट का शुभारंभ किया है। ये पहल क्या है? बंदरगाह, जहाजरानी, जल या और जो जलमार्ग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, इसके द्वारा भारत के जो मेन जो प्रमुख बंदरगाह है उनमें परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाने के लिए भी जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 उसमें ये लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन भी लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना हमें, 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI सागर आकलन भी लॉन्च किया गया था। ये नक्शा प्रोग्राम, नक्शा कार्यक्रम क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने ये लॉन्च किया है नक्शा। और ये नक्शा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन के लिए है ये, अर्बन हैबिटेशन, और ये है नक्शा। तो ये नक्शा की फुल फॉर्म है। हमसे पूछा जा सकता है नक्शा कार्यक्रम
किस मंत्रालय का है? तो नक्शा कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया था? ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रायसेन में, सांची में लॉन्च किया है। सांची रायसेन जिले में आता है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। 18 फरवरी को सांची रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में, वहां इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है, जो भूमि है उसका रिकॉर्ड बनाना, उन्हें अपडेट करना, सटीक दस्तावेज बनाना, सुनिश्चित करना, यही सभी। और ये 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको अभी शुरू किया गया है। 152 अर्बन लोकल बॉडीज, 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में। देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शुरू में आपने स्किप कर दिया है तो अभी 30% का ऑफ चल रहा है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलता है PDF में, और वो मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। और ये जो ऑफ चल रहा है डिस्काउंट, ये अभी 29 मार्च तक ही है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना 17 फरवरी 2025 को ये मुंबई में लॉन्च किया है। MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, इसमें क्या है कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है उनको पात्र ऋण संस्थाओं से 100 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। और इसका जो प्रबंधन है वो कौन करेगा? NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, ये इस योजना का प्रबंधन करेगी। क्योंकि जो DFS है उसके स्वामित्व वाली कंपनी यही है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। एक बार में समझ में नहीं आए, दूसरी बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही। The union government approved the extension of the integrated प्रधानमंत्री अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन PM आशा स्कीम, इस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। PM आशा कब शुरू की गई थी? PM आशा है ये 2018 में इसको शुरू किया गया था, और अब इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया है। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, किसानों की जो उनकी फसल है उसकी उपज के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करना, यही है इसका अश्योरेंस फॉर फार्मर्स टू देयर क्रॉप प्रोड्यूस। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव है उसको भी कम करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसमें कौन कौन सी फसलें कवर की गई है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, जिसे PM आशा कहते हैं, उसमें कौन कौन सी फसलें ली गई है? तो इसमें पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा, दलहन, तिलहन और खोपरा। दलहन, तिलहन और खोपरा, ये इसमें ली गई है। AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल, उद्यमिता के लिए AI माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल। जो उद्यमिता के लिए AI माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल है, ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंटेल इंडिया। उद्यमिता के लिए AI माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य क्या है? इसका पर्पज क्या है? इस प्रोग्राम का एम क्या है? इसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, भारतीय उद्यमियों के बीच युवा भारतीय उद्यमी, इसमें यंग इंडियंस को लिया गया है। जो युवा भारतीय उद्यमी है उनके बीच उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना और AI अवधारणाओं को एकदम स्पष्ट करना है। इसमें 2025 तक इसका लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना, ये इसका उद्देश्य है। जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी हैज बीन रिलीज्ड बाय मध्य प्रदेश। भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। जीसीसी क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी है, ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये लॉन्च किया है। समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र, मध्य प्रदेश समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसमें क्या होगा, इस नीति का लक्ष्य क्या है? एक तो 50 से ज्यादा जो जीसीसी है उनको आकर्षित करना और उनके थ्रू नौकरी प्रदान करना, और जो टीयर 2 शहर हैं उनमें भी ये जीसीसी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। मतलब रोजगार के अवसर पैदा करना है और उनको जो जीसीसी है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर उनको अट्रैक्ट करना है, ये जो टीयर 2 सिटी है उनकी तरफ। आपको इतना ही ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये 2025 में शुरू किया अभी मध्य प्रदेश ने। आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 0.25%। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 से घटा के 6.25% कर दिया है। और ये बहुत टाइम के बाद किया है, काफी सालों के बाद किया है ये आरबीआई ने, 6.5 से और 6.25%। तो अभी जो रेपो रेट है, हमसे पूछा जाए कितना है रेपो रेट, तो ये 6.25% है रेपो रेट। कितना कम किया है? 0.25% कम किया। इससे क्या होगा कि जिन लोगों के लोन चल रहे हैं, लोन की ईएमआई चल रही है, वो ईएमआई कम हो जाएगी, उस पे सस्ते लोन सस्ते हो सकते हैं, ईएमआई भी घटेगी। और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि बैंक इसी कर्ज से अपने कस्टमर को लोन देता है। और बैंक की ओर से जो जमा राशि है उस पे आरबीआई जिस रेट पे ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो हमें ये समझना होगा, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं, और बैंक इसी कर्ज से अपने कस्टमर को लोन देते हैं। जबकि बैंकों की ओर से जो जमा राशि है आरबीआई के पास, उस जमा राशि पे आरबीआई जिस रेट पे ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो रेगुलर जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है। नेशनल कमेटी टू बी फॉर्म टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें यह समिति क्या करेगी? किसानों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए काम करेगी। नेशनल कमेटी ये जो बनाई है, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, और इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन केरला। केरल में फार्मास्यूटिकल कचरे का वैज्ञानिक निपटान। केरल का जो ड्रग्स कंट्रोल विभाग है उसने एक पहल शुरू की है, और ये पहल है एन प्राउड। एन प्राउड ध्यान रखना, हमसे पूछा जा सकता है कि एन प्राउड है, इसका संबंध किससे है? ये जो फार्मास्यूटिकल कचरा है उसके निपटान से इसका संबंध है। किस राज्य से है? केरल से है इसका संबंध। और ये एन प्राउड क्या है? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। जो ड्रग्स अनयूज्ड हैं उनको हटाना। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पे जो एक्सपायर्ड हो चुकी है दवाइयां या जो यूज में नहीं आ रही है उनको कलेक्ट करेगा और उनके निपटान की व्यवस्था करेगा। ये ध्यान रखना, एन प्राउड पहल। और ये कोझिकोड में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। केरल में जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसकी शुरुआत की है। पहले चरण में घरेलू संग्रहण होगा, दूसरे में स्थायी संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे, और तीसरे चरण में स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करके ये किया जाएगा। और इन दवाइयों को कहां भेजा जाएगा? ये जो कलेक्ट की जाएंगी इनको भेजा जाएगा केरल का जो केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, KEIL, उसके पास भेजा जाएगा। जो राज्य और केंद्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है उनके द्वारा जो अनुमोदित एक कचरा उपचार सुविधा है,
ये इंपॉर्टेंट है। सिडबी और एएफडी फ्रांस साइंड क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली सिडबी और जो फ्रांस का है एएफडी, उसने एक क्रेडिट सुविधा समझौते पे हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय एमएसएमई के लिए हरित वित्त समाधान को बढ़ावा देना, जो ग्रीन फाइनेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय एमएसएमई में। और इसके तहत क्या होगा, जो एएफडी है, एजेंसी फ्रांसिस दे डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है एजेंसी फ्रांसिस दे डेवलपमेंट। ये और सिडबी को, ये जो एएफडी है सिडबी को $100 मिलियन की ये क्रेडिट लाइन दे रहा है। कितनी क्रेडिट लाइन दे रहा है? $100 मिलियन की। एएफडी फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जो फ्रांस की विकास और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जो नीतियां हैं उनको लागू करता है एएफडी। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। कुछ लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इंडोनेशिया ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है, पूर्ण मेंबर बन गया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बिकम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। देखिए ब्रिक्स का गठन कब हुआ है? ब्रिक्स का गठन हुआ है 2009 में, और जब इसका गठन हुआ था उस टाइम पे 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन द्वारा 2010 में, इसमें बाद में दक्षिण अफ्रीका जो है शामिल हुआ था। तो इसका गठन हुआ 2009 में। 2009 में ब्रिक्स का गठन हुआ, उस टाइम पे ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर बनाया था। बाद में 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। अभी प्रेजेंट मेंबर कौन है? करंट मेंबर्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। ये वर्तमान सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, इंडोनेशिया। लंबित आवेदन किसका है? सऊदी अरब की एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी इनवाइट किया था सऊदी अरब को, लेकिन सऊदी अरब को अभी लंबित है। जैसे ये सऊदी अरब ज्वाइन करेगा ब्रिक्स को तब हम आपको अपडेट दे देंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी इंडोनेशिया बना है नया। ब्रिक्स का 6 जनवरी 2024 को ब्राजील में हुआ था, ये जो ब्राजील ब्रिक्स का अध्यक्ष था। इसमें नए भागीदार कौन जुड़े हैं? नए भागीदार जो हैं इसमें न्यू पार्टनर नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये नए पार्टनर हैं और ये करंट मेंबर हैं, और एप्लीकेशन सऊदी अरब की पेंडिंग है। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय सहयोग है, इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल कोऑपरेशन। ये एक समिट हुआ था जिसमें डिस्कशन हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांटो, इनके बीच में चर्चा हुई है। और इसमें स्वास्थ्य, डिजिटल बुनियादी ढांचा और रक्षा सहयोग पे ये बात हुई है। 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की भी इसमें घोषणा हुई है। ये इसीलिए करवाया है टॉपिक क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। ये 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा, क्योंकि भारत की जो वर्ष 2025 है उसका जो गणतंत्र दिवस था ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? यही थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया पहला मुख्य अतिथि पहली बार कब बना था? 1950 में इंडोनेशिया पहली बार मुख्य अतिथि बना था। और अब 2025 में भी इंडोनेशिया 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि था इसमें। पुनात सांगझू जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये पुनात सांगझू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान का। देखिए इसको कौन देख रहा है? BHEL देख रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है भूटान का, इसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड देख रहा है। इसमें भारत सरकार और भूटान की साझेदारी है इसमें। और ये कहां पे है? अगर ये पूछा जाता है हमसे इस परियोजना का संबंध कहां से है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पुनात सांगझू जल विद्युत परियोजना कहां है, तो ये भूटान में है। और भूटान में भी
जो वांगडू डिस्ट्रिक्ट है भूटान का, उसमें है। BHEL इसको कर रहा है। इंडिया होस्ट करेगा CSPOC सम्मेलन की मेजबानी 2026 में। इंडिया 28वां जो CSPOC कॉन्फ्रेंस होगा 2026 में, उसको होस्ट करेगा। ये अनाउंस किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यूके में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूनाइटेड किंगडम का जो ग्वेरनेस से है उसमें इसकी घोषणा की है। और इसमें विषय क्या है, जो पार्लियामेंट की जो प्रक्रियाएं हैं, संसदीय प्रक्रिया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का यूज, इस टॉपिक पे चर्चा होगी। इससे पहले भी इसका ये सम्मेलन हुआ है, 1970-71 में हुआ था। इंडिया ने होस्ट किया था, 86 में होस्ट किया था, 2010 में भी इसमें भारत होस्ट था। और अब 2026 में भारत इसका फिर से होस्ट है। चाइना अनवेल्स CR-450 हाई स्पीड ट्रेन। देखिए, चीन ने ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन शुरू की है। इसकी विशेषता क्या है? इस ट्रेन की विशेषता है वाटर कूल्ड स्थायी जो चुंबक है, उच्च स्थिरता की बोगी प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है? चीन की जो हाई स्पीड रेल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। चाइना धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है, यहाँ फ्रीबीज ही खत्म नहीं होती है और चाइना 450 की स्पीड पे पहुंच गया। इंडिया ज्वाइंस UNCEBD। भारत UNCEBD में शामिल हुआ है। UNCEBD क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस बिग डेटा एंड डाटा साइंस एक्सपर्ट कमेटी है। संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान विशेषज्ञ समिति है, उसका हिस्सा बन गया है भारत। इसमें रोल क्या रहेगा? बड़े डेटा और सांख्यिकी के जो वैश्विक मानक हैं उनको आकार देने में योगदान देना। इसका गठन कब किया था? UNCEBD का 2014 में किया गया था इसका गठन, UNSC के जो तत्वाधान में। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? UNCEBD का पहला अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया था। अभी प्रेजेंट में इसमें 31 कंट्री इसके मेंबर है और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर है, और अभी भारत इसमें शामिल हुआ है। UN लिफ्ट्स सैंक्शन ऑन इंडियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। जो बाइडेन साहब जाते जाते ये करके गए हैं कि अमेरिका ने भारतीय जो परमाणु संस्थान हैं उनसे प्रतिबंध हटाए हैं। अब ये संस्थान कौन से हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा। इन पे से प्रतिबंध हटाया है IREL, BARC बार्क, IGCAR, इन पे से। और इसका रिजल्ट क्या होगा? परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान में लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा भारत के लिए। इंडिया बिकम ऑब्जर्वर ऑफ यूरोड्रोन प्रोग्राम। यूरोड्रोन कार्यक्रम का भारत क्या बन गया? पर्यवेक्षक बन गया है। और ये घोषणा अभी 21 जनवरी 2025 को जो OCCAR है उसने ये घोषणा की है। इसका लाभ क्या होगा? इससे जो भारतीय रक्षा उद्योग है उसको टेक्निकल लाभ मिलेगा। डिफेंस इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, तकनीकी लाभ मिलेगा इसमें। रोमानिया एंड बुल्गारिया बिकम फुल मेंबर्स ऑफ शेंगेन एरिया। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। इसमें चेंज क्या आया है? लैंड बॉर्डर कंट्रोल एबोलिश्ड, फुल मेंबरशिप गेंड। मतलब इसमें भूमि सीमा नियंत्रण था वो समाप्त हो गया और अब पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली है रोमानिया और बुल्गारिया ने शेंगेन क्षेत्र की। इसमें जो डेन्यूब ब्रिज है उस पे से भी अवरोध हटा दिया गया है। अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? शेंगेन क्षेत्र में अब 25 यूरोपीय संघ देश जो हैं वो हैं। अभी करंट स्टेटस क्या है? इसमें 25 यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट हैं, साइप्रस और आयरलैंड को छोड़ के। 25 यूरोपीय संघ है वो है इसमें, साइप्रस और आयरलैंड नहीं है इसमें। तो शेंगेन में कौन नहीं है? साइप्रस और आयरलैंड नहीं है। रोमानिया और बुल्गारिया इसके शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण मेंबर बन गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरी दुनिया का है सबसे बड़ा मुक्त आवाजाही क्षेत्र है। मतलब ये लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट जोन है पूरे वर्ल्ड का, शेंगेन एरिया।
पिछली स्थिति क्या थी, मार्च 2024 में इनके पास आंशिक सदस्यता थी, मतलब केवल हवाई जहाज और समुद्री मार्ग तक ही सीमित थे। अब इनको रोमानिया और बुल्गारिया को पूर्ण मेंबरशिप मिल चुकी है इसकी, जिससे क्या होगा कि लगभग जो 400 मिलियन से ज्यादा ईयू के नागरिक हैं वो यहाँ मुफ्त में आवाजाही कर सकेंगे। इजराइल हमास गाजा सीज फायर एग्रीमेंट 19 जनवरी 2025 को 42 दिन की अवधि थी और ये इसमें अभी फिर टूट गया था। ये इजराइल हमास युद्ध विराम समझौता हुआ था। इजराइल बंदियों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा और गाजा में युद्ध विराम लागू होगा, मानवीय सहायता में वृद्धि होगी। तो अब ये लागू है वहां पे, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है, चलता रहता। एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है उसको एक्सपेंड किया है, उसका विस्तार किया गया है। इसके संस्थापक कौन है, GPAP है ये, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इसके फाउंडर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सितंबर 2018 में इसकी स्थापना की थी। इसमें अब 25 देश शामिल हुए हैं और कुल 1.5 अरब की जनसंख्या को कवर करता है ये। और इसमें नए मेंबर कौन बने हैं, नए मेंबर बने हैं इसमें अंगोला, बांग्लादेश, गैबन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया, ये इसमें नए मेंबर बने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टू प्रमोट सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, मतलब जो सर्कुलर प्लास्टिक अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा देना, पुनर्चक्रण और वापस से उसको यूज लेना, ये है। आपको ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, ये इसका फाउंडर कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और नए मेंबर जो ज्वाइन किए हैं इसमें अंगोला, बांग्लादेश, गैबन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। 55वां एनुअल मीटिंग हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई है। और ये कहाँ हुआ है, इसका आयोजन 20 से और 24 जनवरी 2025 को दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से कौन थे रिप्रेजेंटेटिव, भारत की तरफ से 5 केंद्रीय मंत्री थे इसमें, अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। इसमें कुछ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी थे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला, ये राज्य प्रतिनिधि थे। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक अभी 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। जॉर्जिया डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO, जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो जॉर्जिया उन 45 और देशों में शामिल हो गया है जो मलेरिया मुक्त हैं। तो अभी रिसेंटली किस देश को मलेरिया मुक्त किया है WHO ने, ये जॉर्जिया को किया है। द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ फ्रॉम WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने WHO से अलग हो गया है। अमेरिका हाल ही में कौन सा देश WHO से अलग हुआ है, अमेरिका WHO से अलग हो गया है। कोविड-19 की प्रबंधन की वजह से, राजनीतिक प्रभाव की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विदेशी सहायता पे भी इसमें 90 डेज के लिए रोक लगाई है। ये तो WHO ने पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका मदद दे रहा है 90 डेज के लिए रोक लगा रखी थी। डीप सीक R1 चाइना का AI स्टार्टअप है, डीप सीक चाइना। तो और ये कंपटीशन में किसके, ओपन AI के साथ में इसका कंपटीशन है। तो डीप सीक किसका है, ये चीन का AI स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। ये पूछा जा सकता है आपसे। सिक्सटीन्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD COP16, जैव विविधता पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये 16वां सत्र था, COP16। तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र COP16, इसका आयोजन कहाँ हुआ है,
इसका आयोजन हुआ है रोम इटली में। कब हुआ है? 25 से 27 फरवरी 2025 को रोम इटली में इसका आयोजन हुआ है। और ये सम्मेलन जो वर्ष 2024 में केली में हुआ था, केली में जो कोलंबिया में आयोजित COP 16 की जो पहली बैठक थी, उसी का ही भाग है ये भी। 2024 में केली में आयोजन हुआ था प्रारंभिक COP 16 बैठक, और उसी का ही पार्ट है ये भी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा है उसको लागू करना। और इस सम्मेलन में केली फंड को भी लॉन्च किया गया था। केली फंड क्या है? उन निजी कंपनियों से वित्तीय सहयोग लेगा जो अपने उद्योग में जेनेटिक डेटा का यूज करती है। चीफ गेस्ट एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये चीफ गेस्ट रहे हैं जो मॉरिशस का नेशनल डे है उस पे। कहां पे? मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। मॉरिशस का ये राष्ट्रीय दिवस समारोह 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये 12 मार्च को आयोजन हुआ है इसका। और 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी मॉरिशस को भी, 1968 में। मॉरिशस ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है, पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है ये। बे ऑफ बंगाल इंटरगवर्नमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, इसका आयोजन हुआ है मालदीव में। और मालदीव में भी कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है इसका लंका फिनोलू। भारत 21 फरवरी 2025 को इसकी अध्यक्षता संभाली है भारत ने। तो जो बे ऑफ बंगाल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अध्यक्षता भारत के पास है 21 फरवरी 2025 से। ये कब बनाया गया था? ये 2023 में इसको उत्पत्ति हुई थी, इसको बनाया गया था। इसके सदस्य कौन है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग सहयोगी इसके पक्षकार हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग, लेकिन मेंबर बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका है। ऑपरेशन अस्कानाइट है, ये 4 देश द्वारा जो बोको हराम के खिलाफ एक सैन्य अभियान है, ये काफी चर्चा में है। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इसमें 4 क्षेत्र में जो बोको हराम के गढ़ों पे है कार्रवाई की गई है। बोको हराम क्या है? नाइजीरिया में एक आतंकवादी ग्रुप है बोको हराम। और इसमें इसका लक्ष्य क्या है? बोको हराम का है ये टेररिस्ट ग्रुप है नाइजीरिया में। और इसका जो एम है, लक्ष्य है, एनफोर्स इस्लामिक लॉ इन द कंट्री, ये देश में इस्लामी कानून लागू करना चाहता है। इसके नाम का भी अर्थ यही है बोको हराम का। बोको हराम का मतलब क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन, मतलब पश्चिमी शिक्षा वर्जित है। अब हमसे पूछा जा सकता है लेक चाड के बारे में, क्योंकि ये जो है ये 4 देश द्वारा बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नाइजीरिया में चाड है, लेक चाड, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। लेक चाड नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड तक इसका विस्तार है। ब्राजील विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो जुलाई 2025। तो ब्राजील द्वारा जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। 2024 का ब्रिक्स हुआ है रशिया में, और 2025 का होगा ब्राजील में। तो ये ध्यान रखना है। इसमें 6-7 जुलाई को इसमें रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन होगा, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य और भागीदार देशों के नेता भाग लेंगे। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की थी, हम पढ़ चुके हैं। 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ने के लिए इसका विस्तार किया गया था। और जो हमने पढ़ा भी यूएई का, उसका संयुक्त अभी पेंडिंग चल रहा है सऊदी अरब का, तो ये बाकी जुड़े हैं।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आगे का इसके नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा। आगे का जो बच गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रैक्टिस टेस्ट कर लीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट करने का टाइम नहीं है तो टेस्ट सीरीज में जो पीडीएफ मिलती है उनको पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन, उसका आंसर और डिटेल में सॉल्यूशन रहता है। तो अगर आप उसको पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन करते हैं तो भी आप इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है या जो 20 के आसपास फिर भी कर सकते हैं आप। और 20 प्लस करना है तो फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब अच्छे से कवर करना होगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू। और कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको इवनिंग में, आपको पता होगा 7 से 9 के बीच में इवनिंग में ये सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।